नमो नमः। सुप्रभातम दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम तत्पुरुष के जो दो भेद होते हैं उनमें से हम व्यधिकरण तत्पुरुष के अंतर्गत तृतीया तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं। सूत्र है दोस्तों, कर्तरीकरणे कृताबहुलम। कर्तरीकरणे कृताबहुलम ये सूत्र कहता है दोस्तों, अनुक्त कर्ता तथा कर्म में होने वाली तृतीया विभक्ति अंत वाले, मतलब ऐसे शब्द जो क्या हो, तृतीया विभक्ति जिसके अंत में हो, ऐसे पदों का कृत प्रत्यय वाले पदों के साथ समास होता है बहुल प्रकार से। अर्थात बहुल मतलब होता है विकल्प से होता है, और जहाँ विकल्प से होता है वहाँ दो रूप निष्पन्न होते हैं। कृत प्रत्यय से बना पद अक्तवतु सत्री और शानज प्रत्यय से बना नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो कृत प्रत्यय होते हैं अगर उससे बना शब्द हो, लेकिन अक्तवतु सत्री और शानज प्रत्यय से बना शब्द नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की दोस्तों। बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है इस सूत्र का, कर्तरीकरणे कृतबहुलम का। हरिणा त्रातः। हरिणा त्रातः ये लौकी विग्रह है दोस्तों। हरि टा त्रात सु यह अलोकी विग्रह है, और इसका अर्थ होता है हरि के द्वारा रक्षित, और रूप समस्त पद बनेगा दोस्तों हरि त्रातः। क्या बनेगा? हरि त्रातः। तो इसमें याद रखना है आपको दोस्तों, हरिणा त्रात लौकिक विग्रह है और हरि टा त्रात सु यह अलौकिक विग्रह है, और समास होने के पश्चात इसमें विभक्ति आदि का लोप हो जाएगा और हरि शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और क्या बनेगा? हरि त्रातः। गुरुणा पालितः। गुरु पालितः, गुरु के द्वारा पाला हुआ, गुरु पालितः, इसका लौकिक विग्रह होगा दोस्तों गुरुणा पालितः। गुरुटा पालित्सु यह अलौकिक विग्रह होगा, और समासादि कार्य होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा। गुरु और पालित मिलेगा गुरु पालितः, और सु आकर के विसर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? गुरु पालितः। अहिना हतः। अहि अतः यह सामासिक पद है, और इसका लौकिक विग्रह होगा अहिना हतः, सर्प द्वारा मारा हुआ, और इसका अलौकिक विग्रह होगा अहि टा और हत सु। ये हत है दोस्तों, हत हत सु। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा। अहि और हत शब्द बन करके यहाँ सु आएगा और उसका विसर्ग बन जाएगा अहि अतः, समस्त पद बनेगा दोस्तों। अगला उदाहरण है प्रज्ञाहीनः। प्रज्ञा से हीन, प्रज्ञाहीना, इसका लौकिक विग्रह होता है प्रज्ञयाहीना। तो दोस्तों प्रज्ञया जो शब्द है वो क्या है? तृतीयांत है, और अहीना जो शब्द है ये भी तृतीयांत है। गुरुणा जो शब्द है ये भी तृतीयांत है। हरिणा है जो भी तृतीयांत है। तो तृतीयांत जो शब्द होते हैं उनके साथ में ही समास होता है, और जो त्रातः है इसमें अक्त प्रत्यय है, कत प्रत्यय है दोस्तों, और ये क्या है? कृत प्रत्यय है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आगे बात करते हैं। परशुना छिन्नः। परशु छिन्न, फरसे से काटा हुआ, परशुना छिन्नः। परशु टा और छिन्नसु यह अलौकिक विग्रह होगा, और क्या बनेगा? परशु छिन्नः। अगला उदाहरण है परभृतः। दूसरों द्वारा पाला हुआ। परई भृतः। परई भृतः, पर बिस भृत और सु यह अलौकिक विग्रह होगा, और समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा, और पर का पूर्व प्रयोग पर और वृत, इस प्रकार से प्रवृतः बन जाएगा। ठीक है। तत्कृतम, इसका तेन कृतम लौकिक विग्रह है। तत् टा कृत सु यह अलौकिक विग्रह है, और इसमें क्या होगा दोस्तों? विभक्ति का लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात। तृतीया तत्पुरुष समास होने के पश्चात लोप होने के पश्चात क्या बचेगा? तत् और कृत, तत्कृत बचेगा, और सु आकर के क्या हो जाएगा दोस्तों? कृत जो शब्द है वो क्या है? नपुंसकलिंग है, इसलिए अम हो जाएगा, और क्या बनेगा? तत्कृतम। अब हम बात करते हैं दोस्तों चतुर्थी तत्पुरुष समास। व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमने द्वितीया और तृतीया तत्पुरुष समास पढ़ लिया है। अब हम इसी का अगला भेद है चतुर्थी तत्पुरुष समास, इसको पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। इसमें सूत्र है दोस्तों, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई। क्या है दोस्तों? चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई, अर्थात चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षितई यह सूत्र है।
और ये सूत्र ये कहता है दोस्तों कि चतुर्थी विभक्ति अंत वाले शब्द जो होते हैं, चतुर्थी विभक्ति अंत वाले जो शब्द होते हैं उनका क्या होता है, तदर्थ मानी प्रकृति विकृति भाव, अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित पदों के साथ में समास होता है। ठीक है दोस्तों, चतुर्थी विभक्ति अंत वाले जो शब्द होते हैं उनका अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित पदों के साथ में क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो आपको ये 4 शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? अर्थ, बलि, हित, सुख और एक ये रक्षित, मतलब 5 शब्द आपको याद रखने हैं। इनका क्या होता है, चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इनसे पहले यदि चतुर्थी विभक्ति वाला कोई शब्द आपको मिल जाए तो वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। इसका उदाहरण है द्विजार्थ। ये द्विजार्था एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम में आया हुआ है द्विजार्था। द्विजार्थ मतलब ये पुल्लिंग का रूप है। द्विजाय अयम, द्विज गे अर्थ और सु और चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षित सूत्र के द्वारा चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और सुपो धातु प्रातिपदिकियों के सूत्र के द्वारा विभक्ति का लोप हो जाएगा। लोप होने के पश्चात बचेगा द्विज और अर्थ। द्विज और अर्थ, ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, ए और ए दोनों को मिलकर के क्या हो जाएगा, हा हो जाएगा और क्या बन जाएगा, द्विजार्थ है। क्या बन जाएगा, द्विजार्थ है। दोस्तों ये द्विजार्थ जो शब्द है ये पुल्लिंग का है। जैसे रामे रामौ रामः प्रथमा, द्विजार्थ है, द्विजार्थौ द्विजार्थः प्रथमा। ठीक है, इस प्रकार से रूप चलेंगे। और द्विजार्था ये स्त्रीलिंग का रूप है। और ये जो अयम है दोस्तों, इदम शब्द का पुल्लिंग रूप है। अयम इमौ इमे प्रथमा, तो यहाँ अयम मतलब पुल्लिंग को प्रदर्शित करता है। ये पुल्लिंग का शब्द है इसलिए अयम आया है। और द्विजार्था यह है स्त्रीलिंग की बात कर रहा है इसलिए यहाँ इयम आएगा। प्रथमा व्यक्ति एक वचन में इयम। द्विजाय इयम, द्विजाय तो एक जैसा रहेगा, लेकिन यहाँ जो द्विजार्थ है पुल्लिंग है तो अयम आएगा, द्विजार्था है तो इयम आएगा, द्विजार्थम होगा तो इदम आएगा। और बाकी शेष कार्य पूर्ववत होगा, अर्थात पहले जो द्विजार्थ में हुआ है उसी प्रकार से कार्य होकर के क्या बन जाएगा, द्विजार्था द्विजार्थम रूप निष्पन्न हो जाएंगे। और इसका बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है दोस्तों यूपाय दारू, यूप दारू। इस सूत्र का प्रमुख या मुख्य उदाहरण है यूप दारू। यज्ञ के लिए लकड़ी, यज्ञ के लिए यकड़ी, लकड़ी है दोस्तों यज्ञ के लिए। यूपाय दारू ये लौकिक विग्रह हो गया है। यूप गे दारुसु ये अलौकिक विग्रह हो गया है। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा, यूप दारू बचेगा और क्या बन जाएगा, यूप दारू। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। पाठशाला, पाठायशाला। पाठशाला मतलब होता है पढ़ने के लिए शाला। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, पाठायशाला पढ़ने के लिए शाला। पाठ जो शब्द है यहाँ पाठाय जो आया है चतुर्थी एक वचन का है, पाठ गे और शाला सु। ठीक है दोस्तों, तो चतुर्थी विभक्ति वाला पाठ शब्द है, इसके साथ में शाला शब्द आया है इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा और क्या बनेगा, पाठशाला। क्या बनेगा, पाठशाला। ठीक है, अगला उदाहरण है व्रताय फलम, व्रत फलम। क्या है उदाहरण, व्रत फलम है। दोस्तों इस वाले उदाहरण में मैंने पाठशाला जो लिखा है ये समस्त पद है, ये लौकिक विग्रह है और ये अलौकिक विग्रह है। और इसमें व्रत फलम ये समस्त पद है और लौकिक विग्रह ये हो जाएगा व्रताय फलम। क्या हो जाएगा, व्रताय फलम। व्रताय फलम और क्या बन जाएगा, व्रत फलम। अगला उदाहरण है दोस्तों काक बलि, कौओं के लिए बलि, काक के भ्य बलि, काक गे बलि सु। तो यहाँ बलि शब्द है चतुर्थी तथा बलि हित सुख रक्षितई, बलि शब्द आ गया है और काक चतुर्थी विभक्ति वाला शब्द है, काक के भ्य। ठीक है दोस्तों, यहाँ जो विभक्ति का पता कब चलेगा दोस्तों, जब आप उसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो वहाँ पता चलेगा कि चतुर्थी विभक्ति किस पद में हुई है। चतुर्थी विभक्ति जिस पद में हुई है उसके साथ में बलि हित सुख रक्षित ये शब्द मिलेंगे तो ही वहाँ चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ जैसे काक बलि है तो यहाँ तो दोस्तों आपको चतुर्थी विभक्ति कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो इसका आपको अलौकिक विग्रह होगा। या फिर इसका आपको अर्थ याद होना चाहिए, कौओं के लिए बलि, तो के लिए अर्थ
किस में आता है दोस्तों? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, मतलब चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक में के लिए अर्थ आता है। तो यहाँ कौवों के लिए मतलब काकाय, या काके, काकाय तो एक के लिए होता है और बहुवचन में काकेभ्य बनेगा, काकेभ्य बलि। इस प्रकार से क्या बन जाएगा? काक बलि बन जाएगा। अगला उदाहरण है शंकु काष्टम। शंकु काष्टम मतलब खूंटी के लिए लकड़ी, खूंटी के लिए लकड़ी। शंकवे काष्टम, यह अलौकिक विग्रह है। शंकवे में चतुर्थी विभक्ति हो रही है, तो इसके साथ में काष्टम जो शब्द आया है इसके कारण क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा और क्या बन जाएगा? शंकु काष्टम। ठीक है दोस्तों। अब अगला उदाहरण है गो सुखम। इसमें गवे सुखम या फिर गोभ्य सुखम, बहुवचन में बनाएंगे तो गोभ्य हो सकता है और एक वचन में बनाएंगे तो गवे हो जाएगा। ठीक है, गो गे और सुख और सु और क्या बन जाएगा? गो सुखम। ये समस्त पद है और यह है लौकिक विग्रह है और यह है अलौकिक विग्रह है। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है नराय सुखम, नर सुखम। नर सुखम क्या है? समस्त पद है दोस्तों और लौकिक विग्रह होगा नराय सुखम और सुख शब्द के साथ में क्या हो जाएगा? चतुर्थी तत्पुरुष समास हो जाएगा और नर सुखम बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है द्विजाय अयम, ये आपने पूर्व में पढ़ लिया है। भूतेभ्य बलि, इम्पोर्टेंट उदाहरण है। भूतेभ्य बलि, भूत बलि, भूतों के लिए बलि। दोस्तों इसका विग्रह होता है लौकिक विग्रह भूतेभ्य बलि और अलौकिक विग्रह होगा भूत भ्यस और बलि सु, यह अलौकिक विग्रह होता है। और यहाँ पर भी चतुर्थी तदर्थात् बलि हित सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा? समास होकर के विभक्ति का लोप हो जाएगा, भूत बलि बचेगा और सु आकर के विसर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा? भूत बलि। अगला उदाहरण है गो सुखम, ये पूर्व में बता दिया है। यहाँ गवे सुखम है दोस्तों, एक वचन में भी हो सकता है, ध्यान रखें। गवे सुखम भी बन सकता है और गोभ्य सुखम भी बन सकता है। अब दोनों अगर एक साथ आ जाए तो आपको गोभ्य सुखम करना है, क्योंकि बहुवचन मान करके आपको गोभ्य करना है। ठीक है, गोभ्य सुखम, गोभ्यस सुख सु और क्या बनेगा? गो सुखम, गायों के लिए सुखदाई। जनहितम, जनहितम मतलब जनाय हितम, जनहित के लिए, जनहितम मतलब जनहित के लिए। जनाय हितम, जन शब्द है, चतुर्थी के एक वचन में गे आता है और हित और सु, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों? समास होकर के विभक्ति का लोप हो जाएगा और जनहित बचेगा और क्या हो जाएगा? हित शब्द नपुंसकलिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा? हितम सु का अम हो जाएगा और जनहितम बन जाएगा। गोरक्षितम, गवे रक्षित, गो गे। ठीक है दोस्तों। और रक्षित, ये सुख नहीं है दोस्तों, यहाँ रक्षित है, रक्षित, गो गे रक्षित सु। ठीक है, और क्या बन जाएगा? गो रक्षितम, गायों के लिए रक्षित। नृप रक्षितम, नृपाय रक्षितम, नृपाय रक्षितम, तो इसका अलौकिक विग्रह क्या होगा दोस्तों? नृप गे और रक्षित सु। ठीक है दोस्तों, नृप गे और रक्षित सु, ये अलौकिक विग्रह होगा, विभक्तियों का लोप हो जाएगा और नृप रक्षितः शब्द बनकर के सु आएगा और उसका रक्षित शब्द नपुंसकलिंग में होने के कारण रक्षितम बन जाएगा और क्या बनेगा? नृप रक्षितम। अगला है दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास के पश्चात हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों पंचमी तत्पुरुष समास और इसका सूत्र है पंचमी भयेन। क्या है सूत्र दोस्तों? पंचमी भयेन। पंचमी विभक्ति अंत वाले शब्द का भयवाची शब्दों, भाई भयवाची शब्द के कौन कौन से? जैसे कि भय, भीति, भी और भीत, ये क्या है? भयवाची शब्द है। क्या है ये दोस्तों? भयवाची शब्द हैं। भय, भीति, भी और भीत, ये चार शब्द हैं के साथ समास होता है। के साथ क्या होता है? समास होता है। अब दोस्तों हम चोर भयम, उदाहरण है चोर से भय, किससे डर लग रहा है? चोर से भय लग रहा है। ठीक है, तो भय का कारण क्या है? चोर है, तो यहाँ चोर जो शब्द है चतुर्थी का पंचमी का एक वचन है। ठीक है दोस्तों, चौराद भयम, यह लौकिक विग्रह हो गया है और इसका अलौकिक विग्रह होगा चौर घसी और भयसु। विभक्ति का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा, चोर भये, और सु का क्या हो जाएगा? अम हो जाएगा और क्या बन जाएगा? चौर भयम। अगला उदाहरण है व्याघ्र भयम। ठीक है दोस्तों, व्याघ्रात भयम। ठीक है, इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा व्याघ्रात भयम और
व्याघ्र घसी भयसु अलौकिक विग्रह हो जाएगा और क्या बनेगा, व्याघ्र भयम। ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा इसका, व्याघ्राय, व्याघ्रात, व्याघ्रात भयम, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। और व्याघ्र और घसी और भयसु यह इसका अलौकिक विग्रह होगा। उसके पश्चात समासाधिकार्य होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और व्याघ्र भयम शब्द निष्पन्न हो जाएगा। सर्पात भयम, सर्प भयम। ठीक है। धर्म भ्रष्टः, धर्मात् भ्रष्टः, धर्म से भ्रष्ट, धर्मात् भ्रष्टः, धर्म से भ्रष्ट। इसमें क्या होगा दोस्तों, धर्मात् जो शब्द है यह पंचमी का एक वचन है, पंचमी विभक्ति है और भ्रष्ट है, धर्मात् भ्रष्ट है, इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। धर्म घसी भ्रष्ट और सु समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और धर्म भ्रष्ट ये शब्द निष्पन्न हो जाएगा, सु आएगा और उसका विसर्ग हो जाएगा, धर्म भ्रष्टः। सिंगाद भीति, सिंह से भय, मतलब भय का कारण क्या है, सिंह है, तो सिंहात भीति, सिंह घसी और भीति सु यह अलौकिक विग्रह होगा। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप होकर के सिंह भीति बनेगा और सु आकर के उसका विसर्ग हो जाएगा और क्या बनेगा, सिंह भीति। क्या बनेगा दोस्तों, सिंह भीति। गुरु भीतः, गुरु से डरा हुआ, जो गुरु से डरा हुआ है उसे हम संस्कृत में क्या कहते हैं, गुरु भीतः। क्या कहते हैं, गुरु भीतः। और इसका अलौकिक विग्रह होगा दोस्तों, लौकिक विग्रह होगा गुरु भीतः। गुरु शब्द क्या है दोस्तों, उकारांत है। गुरु शब्द क्या है दोस्तों, उकारांत है। और उकारांत शब्द के पंचमी के एक वचन में क्या बनता है, गुरु बनता है। क्या बनता है, गुरु। पंचमी के एक वचन में गुरु बनता है। और भीतः, गुरु घसी और भीत सु यह अलौकिक विग्रह हो गया। विभक्ति का लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात और क्या होगा, गुरु भीत बन जाएगा, सु आकर के विसर्ग हो जाएगा। स्तो कांति कदुरार्थ कृचाणी तेना, स्तो कांति कदुरार्थ कृचाणी तेना, यह सूत्र है दोस्तों। और यह सूत्र कहता है स्तोक मानी होता है अल्प, आंतिक मान होता है समीप, दूर अर्थ वाले। स्तोक मतलब अल्प, आंतिक मानी समीप, दूर अर्थ वाले पद तथा कृच्छ पद यदि पंचम्यंत है, कृच्छ पद यदि पंचम्यंत है, मतलब कृच्छ शब्द में यदि पंचमी विभक्ति है तो अक्तांत पदों का, अक्तांत पदों के साथ समास होता है, अक्तांत पदों के। अगला सूत्र है दोस्तों पंचम्या स्तोकादिभ्यः। अगला सूत्र है दोस्तों पंचम्या स्तोकादिभ्यः। यह सूत्र कहता है इस समास के प्रसंग में पूर्व पद में विद्यमान स्तोक आंतिक आदि पदों की पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। इस समास में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद में जो स्तोक आंतिक आदि जो पद है उसमें जो पंचमी विभक्ति होती है उसका लोप नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो उदाहरण की ओर बढ़ते हैं और इसका उदाहरण है अल्पाद मुक्तः, अल्पान मुक्त, अल्पाद्य मुक्त। ठीक है दोस्तों, अल्पाद मुक्त यह है इसका अलौकिक विग्रह है। अल्प और घसी और मुक्त और सु यह है इसका अलौकिक विग्रह है। समास होने के पश्चात, ठीक है, समास होने के पश्चात क्या होगा, विभक्ति का लोप होगा। लेकिन यहाँ घसी मतलब पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होगा, केवल सु का ही लोप होगा, क्योंकि पंचम्या स्तोका दिव्य सूत्र के द्वारा कहा गया है कि पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है, यह निषेध कर देगा। अल्प, घसी और मुक्त और इतना बचेगा। ठीक है दोस्तों, घसी के स्थान पर क्या होता है, आत होता है। ठीक है दोस्तों, और क्या बन जाएगा, अल्पात। क्या बन जाएगा, अल्पात और मुक्त, और उसको क्या हो जाएगा दोस्तों, अल्पान मुक्त बन जाएगा। और अल्पाद मुक्त तय के स्थान पर जस्त्व करेंगे तो अल्पाद मुक्त बन जाएगा और नहीं अल्पान मुक्त बन जाएगा। यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, एतन मुरारी एतद मुरारी जो संधि आपको पढ़ी थी। ठीक है दोस्तों, एतद मुरारी और एतन मुरारी, उसी प्रकार से अल्पान मुक्त और अल्पाद मुक्त है, दो रूप निष्पन्न हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ विकल्प से कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य विकल्प से हो रहा है दोस्तों, ये देखो, यहाँ विकल्प से केवल स्तुत्व कार्य होकर के, स्तुत्व नहीं, यहाँ पर एतद मुरारी और एतन मुरारी में परसवर्ण होकर के क्या बना था, अल्पान मुक्त है और अपराध मुक्त है। अगला उदाहरण है स्तोगाद मुक्त, स्तोक घसी मुक्त सु।
यह इसका एलोकी विग्रह है और क्या बनेगा, स्तोकान्मुक्त है और स्तोकादमुक्त है। समीपाद आगतः, समीप गसी आगत सु, यह क्या होगा, समीपाद आगतः, क्या बनेगा, समीपाद आगतः। अंतिकाद आगतः, अंतिक गसी आगत सु, क्या बन जाएगा, अंतिकाद आगतः। दूराद आगतः, दूरागतः, दूरागते समस्त पद है, अंतिगत अंतिकागत है, अंतिकाद आगत है, यह भी समस्त पद है और इसका लौकिक विग्रह होता है दोस्तों दूराद आगतः, दूरगसी और आगतसु, यह अलौकिक विग्रह होगा और विभक्ति का लोप हो जाएगा, लेकिन गसी का जो पंचमी विभक्ति का है उसका लोप नहीं होगा और क्या बनेगा, दूराद आगतः, क्या होगा, दूराद आगतः। कृच्छाद आगत है, कृच्छ गसी आगतसु, यहाँ पर भी गसी का लोप नहीं होगा और गसी के स्थान पर आत होगा, तो आत होता है तो क्या बनेगा दोस्तों, कृच्छ और यहाँ आत, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा, 7 दीर्घ हो जाएगा, 6 में जो ए है और आ, ए और आ मिलकर के आ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कृच्छाद, क्या बन जाएगा, कृच्छाद, ठीक है। और तय को जसु दे हो जाएगा और क्या बनेगा, कृच्छाद आगत है, क्या बनेगा, कृच्छाद आगत है। अगला उदाहरण है सुखापेत, सुखात अपेतः, सुख गसी अपेतसु, यह एलोकी विग्रह होगा, समास होकर के गस का लोप नहीं होगा, पंचमंत विभक्ति है उसका लोप नहीं होगा और क्या बनेगा, सुखापेतः। दोस्तों यहाँ इसमें कृच्छ और गसी, देखो दोस्तों दो शब्द हैं, कृच्छ और इस प्रसंग समास के प्रसंग में पूर्व पद में विद्यमान स्तोक और आंतिक पदों के साथ में क्या होती है, पंचमी विभक्ति का लोप नहीं होता है। स्तोक और आंतिक जो पद है ना, आदि पद, ठीक है, इन पदों को नहीं होता है, तो ये पद अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, सुख और अपेत, सुख में जो ए है और अपेत का जो ए है उन दोनों को दीर्घ हो जाएगा, 7 दीर्घ और सुखापेत क्या बनेगा, सुखापेतः। कल्पनापोढ़, कल्पनात्पोढ़, यहाँ पर भी समास होकर के कल्पना सु नहीं है दोस्तों, यहाँ कल्पना और क्या बनेगा, कल्पना गसी, कल्पना गसी और पोढ़ सु बनेगा, ठीक है दोस्तों, कल्पना गसी पोढ़ सु। और समास होने के पश्चात में विभक्ति का लोप हो जाएगा और कल्पना पोढ़ रूप निष्पन्न हो जाएगा। चक्र मुक्तः, चक्रात् मुक्तः, चक्र गसी मुक्त सु, यह एलोकी विग्रह होगा और क्या बनेगा, चक्र मुक्तः। वृक्षात् पतितः, वृक्ष पतितः, वृक्ष पतितः में क्या होगा दोस्तों, एलोकी विग्रह करेंगे तो वृक्षात् पतितः, पेड़ से गिरा हुआ, वृक्ष घसी और पतित सु, ये एलोकी विग्रह होगा, समास होने के पश्चात विभक्तियों का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, वृक्ष पतित बचेगा और सु ला करके विसर्ग हो जाएगा, क्या बनेगा, वृक्ष पतितः। कर्माल्पसः, कर्माल्पसः में क्या होगा दोस्तों, कर्मणः, पंचमी के एक वचन में बनता है, कर्मणः अल्पशः, कर्मणः अल्पशः, क्या बनेगा दोस्तों, कर्मणः अल्पशः। और कर्मण शब्द है, ठीक है दोस्तों, और अल्पस, ठीक है, कर्मणः अल्पशः, यह एलोकी विग्रह होगा और क्या बनेगा, कर्माल्पशः, क्या बनेगा, कर्माल्पशः। अब दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास पढ़ने जा रहे हैं और षष्ठी तत्पुरुष समास में सूत्र है षष्ठी, क्या है, षष्ठी, और ये सूत्र कहता है षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। क्या दोस्तों, षष्ठी विभक्ति अंत वाले शब्दों का समर्थ सुबंत के साथ समास हो जाता है। इसमें षष्ट्यंत पद का पूर्व पद होगा, अर्थात षष्ट्यंत जो या षष्ठी विभक्ति वाला जो पद होगा वह पूर्व पद होगा और उसका पूर्व प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे इसमें उदाहरण देख लेते हैं। राज्ञः पुरुषः, इम्पोर्टेंट उदाहरण है। राज्ञः पुरुषः,
राजन गस पुरुष सु, यह इसका अलौकिक विग्रह हो गया है। राज्य पुरुष है, यह इसका लौकिक विग्रह है और यह है अलौकिक विग्रह है राजन गस पुरुष सु। तो यहाँ पर षष्ठी सूत्र के द्वारा समास होगा और विभक्तियों का लोप हो जाएगा। राजन और पुरुष बचेगा और नए लोपो प्रातिपदिकांतस्य सूत्र के द्वारा नए का लोप हो जाएगा। तो क्या बचेगा? राज पुरुष। क्या बचेगा? राज पुरुष बचेगा और इससे सु लेके आएंगे और सु का क्या करेंगे? विसर्ग करेंगे और क्या बन जाएगा? राजपुरुषः। क्या बन जाएगा? राजपुरुष है। ठीक है दोस्तों, राजा का आदमी। इसी प्रकार से राज सेवक बनेगा। अब बना के देखें, राज्ञः सेवकः। राज सेवक का लौकिक विग्रह क्या होगा दोस्तों? राज्ञः सेवकः। क्या होगा? राज्ञः सेवकः। और इसका अलौकिक विग्रह की बात करें तो क्या होगा दोस्तों? राजन गस गस्सिभ्याम वस। घस षष्ठी के एक वचन में घस आता है। और सेवकः, सेवक सु। ठीक है दोस्तों, यह अलौकिक विग्रह हो गया। विभक्ति का लोप हो जाएगा, राजन और सेवक बचेगा, ने का लोप हो जाएगा और राज सेवक बनेगा और उसके सु ला करके विसर्ग हो जाएगा, राज सेवकः। क्या बनेगा दोस्तों? राज सेवक है। देवालय, देवस्य आलयः, देवताओं का घर। ठीक है, देवताओं के लिए घर। देवस्य, देवताओं का घर, देवताओं के लिए देवताओं का घर। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। देवस्य आलय। क्या बनेगा? देवस्य आलयः। और इसमें नरेश में क्या बनेगा? नृणाम ईशः। नृणाम ईशः। ठीक है दोस्तों, और क्या बन जाएगा? नरेशः। नृणाम ईशे। नृ शब्द से आम और ईश से सु आएगा और क्या बनेगा दोस्तों? नरेशः। क्या बनेगा? नरेशः। भूपति, भूवः पति। भू घस और पति सु। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों? क्या होगा दोस्तों? विभक्तियों का लोप हो जाएगा और भूपति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? भूपति। और सु लेकर के आएंगे और सु का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। ठीक है, और क्या बन जाएगा? भूपति बन जाएगा। नृपति। इसी प्रकार से क्या बनेगा? नृणाम पति। नृणाम पति। यहाँ नरेश में क्या होगा? नराम। ठीक है दोस्तों, नरस्य या नराणाम। ठीक है, नराणाम ईश या नृणाम यहाँ होगा। नृ शब्द में नृणाम पति। नृ शब्द से आम और पति शब्द से सु और विभक्ति का लोप हो जाएगा और बनेगा नृपति। अगला है दोस्तों, आत्मनः ज्ञानम। आत्मनः ज्ञानम। आत्मन गस ज्ञान सु, यह इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। आत्मन गस ज्ञान सु, यह इसका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। आत्मज्ञानम मूल शब्द है। आत्मन और ज्ञानम, यह इसका लौकिक विग्रह है दोस्तों। आत्मन गस ज्ञान सु, यह इसका अलौकिक विग्रह है। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और आत्मन और ज्ञान बचेगा। फिर इसमें क्या होगा दोस्तों? न लोपो प्रातिपदिकांत सूत्र के द्वारा न का लोप हो जाएगा। आत्म और ज्ञान ये शब्द बचेगा और सु लेकर के आएंगे और सु का अम हो जाएगा और क्या बनेगा दोस्तों? आत्मज्ञानम। क्या बनेगा? आत्मज्ञानम। अगला उदाहरण है देवानाम लोकः। देवलोकः क्या है? देवलोक है, देवताओं का लोक। देवानाम लोकः, ये लौकिक विग्रह हो गया है। देव आम लोकसु, ये अलौकिक विग्रह हो गया है। और यहाँ पर समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और देवलोक से सु ला करके विसर्ग करेंगे और क्या बनेगा? देवलोकः। ठीक है दोस्तों, देवताओं का लोक। अगला उदाहरण है राजधानी। बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, राजधानी। राज्ञः धानी। राजन शब्द से गस और धानी शब्द से सु, विभक्ति का लोप हो जाएगा। राजन धानी और नए का लोप हो जाएगा तो राजधानी। क्या बनेगा दोस्तों? राजधानी। तत्पुरुष जो समास पढ़ रहे हैं उस तत्पुरुष में ही षष्ठी तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष है
जो शब्द है उसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसका पुरुष, इसका अर्थ होता है उसका पुरुष। तस्यः पुरुषः, तस्यः पुरुषः, तत् गंस पुरुष सु, तत् शब्द से गंस और पुरुष शब्द से सु, यहाँ विभक्तियों का लोप हो जाएगा और क्या बचेगा, तत्पुरुषः। क्या बचेगा, तत्पुरुषः, और इसके सु ला करके विसर्ग करेंगे और बनेगा तत्पुरुषः। शताम सत्संगति, सत्संगति जो मूल शब्द है सज्जनों की संगति, सामासिक पद है, उसका लोक विग्रह हो जाएगा सताम संगति, और एलोक विग्रह हो जाएगा सत आम संगति सु। विभक्ति का लोप होने के बाद में सत्संगति शब्द बनेगा, ठीक है दोस्तों, और विसर्ग लग जाएगा, यहाँ ध्यान रखें विसर्ग लग जाएगा और क्या बनेगा, सत्संगति। अगला उदाहरण है मनोविकारः। मनोविकार जो शब्द है दोस्तों उसका अर्थ होता है मन का विकार। क्या अर्थ होता है, मन का विकार। जो का अर्थ आता है दोस्तों षष्ठी का है, का के की, ठीक है दोस्तों। तो मन का विकार मतलब मन जो शब्द है वो षष्ठी का है, तो मनशः विकार, यह लोकी विग्रह हो गया है मनशः विकार। और मन शब्द जो चलता है उसके पंचमी के एक वचन में क्या बनता है, मनशः, और विकारः, ठीक है, विकार प्रथमा एक वचन में बनता है विकारः। मन शब्द से गस और विकार शब्द से सु, यह इसका एलोक विग्रह हो जाएगा। समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा और मनस विकार हो जाएगा। से के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, उत्व होगा। से के स्थान पर रू, रू के स्थान पर विसर्ग उत्व हो जाएगा। उ होकर के क्या हो जाएगा दोस्तों, उ को गुण हो जाएगा। ए प्लस उ बराबर ए और उ बराबर ओ गुण हो जाएगा, और क्या बचेगा दोस्तों, ने में ओ हो जाएगा नो, और विकार है मनोविकार है, ठीक है दोस्तों। अगला उदाहरण है तपोवनम। हसीचे सूत्र के द्वारा उत्व हो जाएगा, इसमें भी तपोवनम का ताप का वन, तपस्या का वन, ठीक है, ये इसका अर्थ है तपसः मनः, तपसः वनः, ठीक है दोस्तों, ये वन है करो इसको, तपसः वनः, तपसः वनः। तपस गंस और वन सु एलोकी विग्रह, समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप, तपस और वन, और से का यहाँ उत्व हो जाएगा, ठीक है। और क्या होगा, तप में जो ए है, ए प्लस उ बराबर क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, तपोवनम बन जाएगा। क्या बनेगा, तपोवन बनेगा, सु लेके आएंगे अम हो जाएगा, और क्या बनेगा, तपोवनम। अब दोस्तों अगला समास है सप्तमी तत्पुरुष समास। कौन सा है, सप्तमी तत्पुरुष समास। सूत्र है सप्तमी सोंडई, सप्तमी सोंडई। सप्तमी विभक्ति अंत वाले शब्दों का सोंड आदि, सोंड आदि जो कौन कौन से हैं, सोंड, धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, कुशल, ये क्या है, सोंड आदि शब्द है। सोंड आदि शब्दों के अंतर्गत आते हैं सोंड, धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण, कुशल, ये सब सोंड आदि शब्द हैं। क्या है, सोंड आदि शब्द है। सोंड, धूर्त, चपल, निपुण, चतुर, पंडित, प्रवीण और कुशल शब्दों के साथ में क्या होता है, समास होता है, सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। और सप्तमी विभक्ति अंत वाले अर्थात सप्तमंत का पूर्व प्रयोग होता है। सप्तमी जिस शब्द में विभक्ति है उस शब्द का पूर्व प्रयोग हो जाता है। उदाहरण है व्याकरणे निपुणः, व्याकरण निपुणः, व्याकरण निपुण है, व्याकरण में क्या है, निपुण है, व्याकरण में क्या है, निपुण है, उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण निपुण, ठीक है। तो इसका लौकिक विग्रह होता है व्याकरणे निपुणः। और अलौकिक की बात करें तो व्याकरण गी आता है सप्तमी के एक वचन में, और निपुण सु, तो मतलब व्याकरण जो शब्द है सप्तमी का है, सप्तमंत है, इसलिए व्याकरण का क्या हो जाएगा, पहले समास होने के पश्चात लोप हो जाएगा विभक्तियों का, और व्याकरण जो शब्द है इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा। और निपुण है व्याकरण निपुण, और सु लेकर के आएंगे और सु का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा, और क्या बनेगा, व्याकरण निपुणः। क्या बनेगा दोस्तों, व्याकरण निपुणः। विद्या निपुणः आप बना सकते हैं, जिस प्रकार से व्याकरण निपुण बना उसी प्रकार से विद्या निपुण बनेगा, विद्या में निपुण। तो विद्या शब्द जो है आकारांत स्त्रीलिंग है। क्या है, विद्या जो शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग है। आकारांत स्त्रीलिंग का देखिए सप्तमी के एक वचन में क्या बनता है, आपको यदि लता शब्द याद है तो बोल कर देख लीजिए, लतायाम। रमा शब्द रमायाम, बालिका शब्द बालिकायाम, तो विद्या शब्द से विद्यायाम। तो यहाँ विद्यायाम होगा दोस्तों, विद्यायाम, यहाँ पूरा शब्द नहीं लिखा है, इसे लिखें विद्यायाम। क्या लिखें,
विद्यायाम, ठीक है, विद्यायाम निपुणः। यहाँ पर आप इसका में का अनुसार लगा सकते हैं, विद्यायाम निपुणः, ठीक है, विद्यायाम निपुणः। तो विद्या और गी, निपुण और सु विभक्ति का लोप हो जाएगा, विद्या निपुण और सु ला करके विसर्ग बना देंगे और क्या हो जाएगा, विद्या निपुण, व्याकरण निपुणः, विद्या निपुणः। और भी निपुण शब्द किसी के भी साथ में लगा करके आप वाक्य वो शब्द बना सकते हैं, समासिक पद बना सकते हैं। अगला इम्पोर्टेंट उदाहरण है अक्षशौंडः। अक्षशौंडः कई महत्वपूर्ण परीक्षा में कई प्रकार से यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई परीक्षाओं में यह आ भी चुका है। और देखिए दोस्तों, इसका लोकी विग्रह होगा अक्षेषु शौंडः। क्या होगा, अक्षेषु शौंडः। अक्ष सुप और शौंड सु, यह इसका अलौकिक विग्रह होगा और विभक्ति का लोप होकर के अक्ष शौंडः क्या बनेगा, अक्ष शौंडः। अक्ष कितवः, अक्षेषु कितवः, अक्षेषु कितवः। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, अक्ष से सुप सप्तमी के बहुवचन में, अक्ष सुप और कितव शब्द से सु और विभक्ति का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात, और अक्ष कितव बनेगा, क्या बन जाएगा, अक्ष कितवः। शास्त्र निपुणः, ठीक है दोस्तों, शास्त्र निपुणः, इसका होगा शास्त्रे निपुणः, शास्त्रे निपुणः, शास्त्र में निपुण, शास्त्र। अब दोस्तों यहाँ शास्त्रेषु होगा, क्योंकि सप्तमी के बहुवचन का बना रखा है, सप्तमी के एक वचन में शास्त्र निपुण होता है, तो यहाँ गी आता, यहाँ सप्तमी के बहुवचन का है, इसलिए क्या आ जाएगा, क्या आएगा दोस्तों, शास्त्रेषु निपुणः। शास्त्रेषु निपुणः, शास्त्रेषु निपुणः, ठीक है दोस्तों, शास्त्रेषु निपुण बनेगा। शास्त्र सुप और निपुण सु, यह अलौकिक विग्रह हो जाएगा और क्या बनेगा, समास होने के पश्चात विभक्ति का लोप हो जाएगा, शास्त्र निपुणः। क्रीड़ायाम धूर्तः, क्रीड़ा धूर्तः, खेल में धूर्त, क्या बनेगा, क्रीड़ायाम धूर्तः। इसी प्रकार से प्रेमणि धूर्तः, प्रेमणि धूर्तः, प्रेम धूर्तः, ठीक है दोस्तों, ये तो क्या है, प्रेमणि धूर्तः क्या है, अलौकिक विग्रह है और क्या बनेगा, प्रेम धूर्तः है, प्रेम धूर्तः, ठीक है। अगला उदाहरण है भाषणे चपलः। भाषण गी चपल सु, यह अलौकिक विग्रह है और इसमें क्या होगा, विभक्ति का लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात, भाषण और चपल, और क्या बनेगा, भाषण चपलः। कटे प्रवीणः, कटे प्रवीणः, कट प्रवीणः, कट प्रवीण है चटाई से, चटाई बनाने में निपुण। कटे प्रवीण है मतलब कट माने होता है चटाई और निपुण मानी, प्रवीण माने प्रवीण या निपुण, ठीक है दोस्तों। तो चटाई बनाने में जो प्रवीण है, दक्ष है, निपुण है, ठीक है दोस्तों, तो वह बनता है, उसे कहते हैं हम कट प्रवीणा, ठीक है। कटे प्रवीणा यह इसका लोकी विग्रह, कट और गी प्रवीण सु यह अलौकिक विग्रह, समास होने के पश्चात विभक्तियों का लोप हो जाएगा और कट प्रवीण शब्द से सु लाएंगे और विभक्ति करेंगे और क्या बनेगा, विसर्ग करके कट प्रवीणः रूप निष्पन्न हो जाएगा। कलायाम प्रवीणः, तो दोस्तों इसका क्या होगा, अलौकिक विग्रह हो जाएगा, कला गी और प्रवीण सु, और क्या बनेगा, कला प्रवीणः, क्या बनेगा, कला प्रवीणः, ठीक है दोस्तों, क्या बनेगा, कला प्रवीणः। अगला उदाहरण है सभायाम पंडितः। सभायाम पंडितः, सभा गी पंडित सु, क्या बनेगा, सभा पंडितः, ठीक है, सभा पंडितः। वने वासः, वन गस गी, वन और गी सप्तमी के वचन में, और
वास, वास प्लस सु। और क्या बनेगा दोस्तों? वनवासः, वन में रहने वाला, वन में वास करने वाला, उसे कहते हैं वनवासः, वने वासः। यह इसका लौकिक और अलौकिक विग्रह। वनगी वास सु अलौकिक विग्रह। जले लीनः, जले लीनः जल गस जल घी और लीन सु। और क्या बनेगा? जल लीनः। क्या बनेगा? जल लीनः। ईश्वरे अधीनः, इसका क्या बनेगा? ईश्वराधीन। क्या बनेगा? ईश्वराधीनः, ईश्वराधीनः। ठीक है दोस्तों, ईश्वरे शब्द में सप्तमी है और जले शब्द में सप्तमी है। ये अलौकिक विग्रह दोनों का। और ईश्वर से क्या करेंगे? घी करेंगे और अधीन से सु करेंगे और समास होने के पश्चात विभक्तियों का लोप हो जाएगा तो ईश्वराधीन बनेगा। ठीक है। और जले लीने का जल लीनः शब्द समस्त पद बनेगा। वाची पटु, वाक्पटु। वाक्पटु है बोलने में चतुर, उसे हम कहते हैं वाक्पटु। और इसका लौकिक विग्रह है वाची पटु और अलौकिक विग्रह है वाच घी पटु सु। यह अलौकिक विग्रह हो गया है। अब विभक्ति का लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात और चे के स्थान पर चौकु सूत्र से कुत्व हो जाएगा, अर्थात क हो जाएगा। चे के स्थान पर क्या हो जाएगा? चे को क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। किससे? चौकु सूत्र के द्वारा। और क्या बनेगा? वाक्पटु और सु लेके आएंगे और सु का क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। वाक्पटु रूप निष्पन्न हो जाएगा। धावने कुशलः, धावन कुशलः। ठीक है। कुशल, निपुण, प्रवीण, ये शब्द जो हैं इनके साथ में सप्तमी तत्पुरुष समास होता है सप्तमी सौंदर्य सूत्र के द्वारा। ठीक है। धावने कुशलः, धावन घी कुशल सु। धावने कुशल लौकिक विग्रह है, दौड़ने में कुशल। धावन घी और कुशल सु ये अलौकिक विग्रह है। समास करेंगे और विभक्ति का लोप धावन कुशल है और सु ला करके विभक्ति विसर्ग करेंगे और धावन कुशल बनेगा। पुष्पे संवितः, क्या बन जाएगा? पुष्प संविता बन जाएगा। पुष्प घी संवित सु। सिद्ध शुष्क पक्व बंदैश्च, ये सूत्र है दोस्तों। सिद्ध शुष्क पक्व बंदैश्च, ये सूत्र कहता है सप्तमी विभक्ति वाले पद का, सप्तमी विभक्ति वाले पद का सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंद पदों के साथ समास होता है। और कौन सा समास होता है? सप्तमी तत्पुरुष समास होता है। सप्तमी व्यधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और हम अभी व्यधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत तृतीया से लेकर के सप्तमी तक वाले भेद पढ़ रहे हैं, जिसमें अब सप्तमी का भेद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी अपन ने ये सप्तमी के वेद पढ़े हैं, वाची पटु, पुष्पे संवितः। अब उसी में अगला सूत्र है दोस्तों सिद्ध शुष्क पक्व बंदैश्च। ठीक है। इसका उदाहरण है रस सिद्धः, रस सिद्धः। ठीक है दोस्तों, रस सिद्धः, रसेषु सिद्धः, रसेषु सिद्धः। रस सुप सप्तमी का बहुवचन है, सिद्ध और सु है। यहाँ सिद्ध शुष्क पक्व बंदैश्च, तो ये सिद्ध शब्द है दोस्तों। सूत्र कह रहा था कि सिद्ध, शुष्क, पक्व और बंधु इन शब्दों के साथ में यदि सप्तम्यंत पद हो तो रसेषु क्या है? सप्तमी विभक्ति है। तो ये मिलने के कारण, सिद्ध शब्द के योग होने के कारण क्या हो गया? यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास हो गया और विभक्ति का लोप होने के पश्चात रस सिद्ध बनेगा और सु लाएंगे और विसर्ग करेंगे। क्या बन जाएगा? रस सिद्धः। आतपे शुष्कः, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा? आतप शुष्कः। स्थाल्यां पक्वः, स्थाली पक्व। चक्रे बंधः, चक्रबंधः। ठीक है दोस्तों, आतपे शुष्क का अलौकिक विग्रह होगा आतप घी शुष्क सु और विभक्ति का लोप हो जाएगा समास होने के पश्चात। शुष्क शब्द मिला है और आतप में सप्तमी विभक्ति मिली है, इसलिए यहाँ आतप शुष्क बनने के पश्चात सु लाएंगे और इसका विसर्ग करेंगे। क्या बन जाएगा? आतप शुष्क है। इसी प्रकार से स्थाली पक्व में भी देखते हैं दोस्तों। स्थाल्याम, स्थाल्याम है दोस्तों, ये स्थाल्याम। इसको आधा ले करके और या कर ले, क्या करेंगे? स्थाल्याम, स्थाल्याम पक्वः। स्थाली स्थाल घी पक्वसु
और क्या बनेगा, स्थाली घी है दोस्तों, स्थाली करेंगे इसको, स्थाली घी और पक्वशु, ठीक है। और क्या बन जाएगा, स्थाली पक्वः। चक्री बंधः, इस प्रकार से चक्र बंधे में भी चक्री बंधः, लोके विग्रह एलोके विग्रह हो जाएगा, चक्रे घी बंध सु एलोके विग्रह हो जाएगा और क्या बनेगा, चक्र बंधः। अगला सूत्र है अवयवावयवी तत्पुरुषमाशः, एक देशैकदेशित तत्पुरुषमाशः। और अगला सूत्र है पूर्वापरो दरोत्तर में एक देशी नैकाधिकरणे, पूर्व परा दरोत्तर में एक देशा नैकाधिकरणे। और ये कहता है अवयवावाची, अवयवी वाची सुबंत के साथ पूर्व अपर अधर और उत्तर का समास होता है। अवयवी वाची जो शब्द होते हैं, सुबंत जो शब्द हैं, उनके साथ में पूर्व अपर अधर उत्तर जो शब्द होंगे तो उनके साथ में उनका समास होता है, लेकिन विकल्प से होता है। कैसे होता है, विकल्प से होता है। यहाँ पूर्वापर आदि का अधर एक ही हो, यहाँ पूर्वापर आदि का अधर एक ही हो। यहाँ सूत्र षष्ठी तत्पुरुष का अपवाद सूत्र है। षष्ठी तत्पुरुष का क्या है, अपवाद सूत्र है। इस समास में क्या होता है दोस्तों, पूर्व पद अवयव, अवयव मतलब होता है एक देश वाची, तथा उत्तर पद होता है अवयवी, मतलब एक देशी वाची होता है। एक देश और एक देशी होता है, अवयव और अवयवी, ठीक है। अवयव मतलब एक देश और अवयवी मतलब होता है एक देशी। इसमें क्या होता है, अवयववाची अंशवाची शब्दों का पूर्व प्रयोग होता है। अंश जो वाची शब्द होते हैं उनका क्या होता है, पूर्व प्रयोग होता है। यह तत्पुरुष समास का एक भेद है। क्या है, तत्पुरुष समास का एक भेद है। यहाँ उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, पूर्व पद प्रधान होता है। दोस्तों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा कि प्रायेण उत्तर पद प्रधान है, तत्पुरुष है, मतलब तत्पुरुष समास में उत्तर पदार्थ प्रधान होता है, या यूँ कहें उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है। लेकिन दोस्तों ये जो तत्पुरुष समास का भेद है, इसमें उत्तर पदार्थ प्रधान नहीं होता है, उत्तर पद प्रधान नहीं होता है, पूर्व पद ही इसमें प्रधान होता है। यहाँ पर क्या होता है, अंशवाची अवयववाची शब्द का पूर्व प्रयोग होता है। अंशवाची मतलब अवयववाची जो शब्द होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण है, पूर्व काय समस्त पद है और इसका विग्रह होता है पूर्वम कायस्य। क्या होता है, पूर्वम कायस्य, पूर्वसु और कायसु, पूर्वम कायस्य, पूर्वसु और कायस्य मतलब काय और घस होगा। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, ये सु को काट दे, घस करे, यहाँ क्या करे, घस करे, पूर्वसु और काय घस हो जाएगा। और यहाँ समास होने के पश्चात में विभक्ति का लोप होकर के पूर्व काय क्या बनेगा, पूर्व कायः। इसी प्रकार से अपरम कायस्य अपर कायः। उत्तरायण दिन का पिछला हिस्सा, उत्तर प्लस अहन है, उत्तरशु और अहनशु। यहाँ समास होने के पश्चात उत्तरायण शब्द बनेगा, विसर्ग लाएंगे और क्या बन जाएगा, उत्तरायण। इसी प्रकार से आप बनाएंगे अपराह्न, दिन का पिछला जो हिस्सा होता है, पिछला जो भाग होता है उसे हम कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं, अपराह्न। पूर्वाह्न और अपराह्न दोनों ही शब्द हैं, आप एक तरह से बना सकते हैं, एक समान बनेंगे। उत्तरम मेघस्य, उत्तर मेघ, मेघदूत का उत्तर भाग उसे कहेंगे उत्तर मेघ, और इसका लोक विग्रह हो जाएगा उत्तरम मेघस्य उत्तरशु मेघसु। ठीक है दोस्तों, इन सभी जो समस्त पद हैं, सामासिक पद है, इनमें पूर्व पद क्या है, प्रधान है। अर्धम नपुंसकम ये सूत्र है दोस्तों। अर्धम नपुंसकम यह कहता है समांसवाची अर्ध शब्दों का नित्य क्लीबे से अवयवायिना समस्यते। इसमें क्या होता है, समांसवाची जो अर्ध शब्द है उसका नित्य नपुंसकलिंग में क्या होता है, समास होता है। समांस मतलब समान हिस्सा, वाची अर्थ पद नपुंसकलिंग में है। इस अर्थ पद का अवयववाची पदों के साथ समास होता है। यह अवयवी पद एक वचन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक पद में होना चाहिए। अर्धनगरी, अर्धम नगर्यः। ठीक है दोस्तों, अर्धसु नगरीसु यह एलोक विग्रह हो जाएगा और समास होने के पश्चात में क्या हो जाएगा, सु का और गस का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा, अर्धनगरी बन जाएगा। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट उदाहरण है, ये ध्यान रखें आप। इसका लोके विग्रह बार बार पूछा जाता है। अर्ध पिपल्ली, कहीं तो डबल पे, कहीं ट्रिपल पे, कहीं आधा पे, कहीं दो बार आधा पे आता है, तो आप ध्यान रखें। अर्ध पिपल्ली में पी आधा पे, फिर पे और ली, इस प्रकार से है।
और इसका जो लोकी विग्रह होता है वो पिपल्यः अर्धम, पिपल्यः अर्धम, पिपली घस अर्धसु, यह एलोकी विग्रह हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनेगा, विभक्ति का लोप होने के पश्चात अर्ध पिपल्ली बनेगा। नोट, यदि अर्ध शब्द पुल्लिंग में है तो वहाँ अवयवी तत्पुरुष समास नहीं होगा। अर्ध शब्द जहाँ शब्द पुल्लिंग में होता है तो वहाँ अवयवी तत्पुरुष समास नहीं होता है, वहाँ यथा प्राप्त षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ग्रामस्य अर्थ, ग्रामगस अर्थसु, और क्या बनेगा, ग्रामार्थ है। तो दोस्तों आज की क्लास में है इतना ही। धन्यवाद।